लेक्चर ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सीरीज में हमारे व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम फिर से मानसी पंत से जुड़े हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, फॉरेन जजमेंट सीरीज पर कुछ इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। मानसी पंत से उनका राय जानेंगे, इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने हैं और इंडियन कोर्ट में किस प्रकार से अप्लाई होता है उसके बारे में हम मानसी पंत से जानेंगे। तो मानसी पंत हमारे व्यूअर्स को हाय करें। हेलो एवरीवन, आप लोग मुझसे पहले ही मिल चुके हैं, तो फिर टॉपिक पे आते हैं। मानसी जी, आप हमें ये बताएं कि फॉरेन जजमेंट का कॉन्सेप्ट सिविल प्रोसीजर कोड में कहाँ है और क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी पार्टीज़ फॉरेन कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर देती हैं और फॉरेन कोर्ट उसे डिसाइड कर देता है। अब फॉरेन जजमेंट क्या होता है? द जजमेंट दैट आर गिवन बाय द फॉरेन कोर्ट्स, सिंपल। और ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, फॉरेन कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जो आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड है एंड विच आर नॉट गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपल है, तो कोई भी जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट ने डिलीवर किया हो दैट इज़ नोन एज फॉरेन जजमेंट्स। ठीक है, इसका एक प्रोविज़न इसलिए हमारे सीपीसी में दिया गया है क्योंकि कभी कभी पार्टीज़ हो सकता है, इनफैक्ट करा भी है कई पार्टीज़ ने, फॉरेन कोर्ट में कोई डिसीजन दे दिया किसी भी इशू पे, अब वो सेम इशू पे फाइल कर दे इंडियन कोर्ट्स में, बिकॉज उनके फेवर में नहीं गया वो डिसीजन, तो वो आके इंडियन कोर्ट्स में फाइल कर दे उस सेम चीज़ को। तो ये इससे क्या होगा, ये एक तरीके से पेंडेंसी बढ़ाएगा कोर्ट्स पे, और प्लस ऑलरेडी जब जस्टिस डिलीवर कर दिया है फॉरेन कोर्ट ने, तो देयर इज़ नो नीड ना टू फाइल इट इन इंडियन कोर्ट्स। ऑलरेडी पेंडेंसी है, प्लस उस पर मेरिट्स पे डिसाइड हो चुका है केस, तो यहाँ पे उसको फाइल करना कोई मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया गया है अंडर सेक्शन 13 ऑफ CPC, दैट इज़ जो कि ये कहता है कि फॉरेन जजमेंट्स आर बाइंडिंग अपॉन इंडियन कोर्ट्स। ठीक है, तो इंडियन कोर्ट पे वो बाइंडिंग है इस तरीके से कि वो कॉन्क्लूसिवली प्रूव माना जाता है इंडियन कोर्ट्स पे। आप फॉरेन जजमेंट को रेस जुडिकाटा से किस प्रकार अलग देखती हैं, या किस प्रकार से रेस जुडिकाटा से अलग टर्म है? एक्चुअली क्या होता है ना कि रेस जुडिकाटा विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ CPC, उसमें बार्ड होता है अपॉन कॉम्पिटेंसी, वो एक तरीके से बार्ड होता है अपॉन कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, जबकि फॉरेन जजमेंट इस तरीके से नहीं है। मतलब जो सेक्शन 13 है वो इस तरीके से नहीं है। सेक्शन 13 में बार्ड नहीं है फॉर इंडियन कोर्ट्स पे। ठीक है, सेक्शन 13 इट्स ओनली अबाउट कि वो उसको डिसाइड तो कर सकते हैं, उसे हर्ड कर सकते हैं, बट वो ना उस पर कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय फॉरेन कोर्ट। तो फिर अब उस पर कोई यहाँ पे जजमेंट को पास नहीं करेंगे, बस वो हर्ड कर सकते हैं, और उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज जब पहले ही पता है किसी भी पर्सन को कि उस पर कोई डिसीजन नहीं देगा। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन जजमेंट कॉन्क्लूसिव एविडेंस के रूप में यूज होता है, तो आप कॉन्क्लूसिव एविडेंस को किस प्रकार से देखती हैं? जो टर्म है कॉन्क्लूसिव, इसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मिल जाएगी। कॉन्क्लूसिवली प्रूव्ड होने का मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट गिव एविडेंस टू रिबट दैट फैक्ट। अगर कोई फैक्ट कॉन्क्लूसिवली प्रूव्ड हो चुका है तो आप उसमें एविडेंस नहीं दे सकते हैं उसको रिबट करने के लिए, कोर्ट लेता ही नहीं है एविडेंस उसमें। तो उसी तरीके से फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट जो होता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाता है अपॉन इंडियन कोर्ट्स। अगर फॉरेन जजमेंट है उस किसी इशू पे, तो फिर अगर आप इंडियन कोर्ट्स पे उस पर एविडेंस देना भी चाहेंगे, द कोर्ट विल नॉट अलाउ यू। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन जजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उन एक्सेप्शंस का चर्चा करेंगे। सेक्शन 13 में ही इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, 6 एक्सेप्शंस हैं। लाइक अगर फॉरेन कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था, इवन दो फॉरेन कोर्ट हर्ड एंड डिसाइडेड द केस, तो ये एक एक्सेप्शन है। प्लस अगर वो फ्रॉड वहाँ पे प्ले हुआ है फॉरेन कोर्ट में उस पर, तब फिर इंडियन कोर्ट के पास आ जाता है कि हाँ इंडियन कोर्ट कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए, उस पर डिसीजन देने के लिए। प्लस अगर फॉरेन कोर्ट्स ने मेरिट्स पे डिसीजन नहीं दिया है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है, ये सारी चीज़ें हैं जब फॉरेन कोर्ट के जजमेंट बाइंडिंग नहीं होते हैं अपॉन इंडियन कोर्ट्स। फ्रॉड भी एक एक्सेप्शन में ही आता है। yes. तो फ्रॉड को किस प्रकार से आप देखती हैं कि एक्सेप्शन है? जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक केस था नरसिम्हा राव केस में, एक तरीके से ना हस्बैंड ने कुछ गलत चीज़ें वहाँ रिप्रेजेंट की अबाउट हिज वाइफ। ठीक है, उसमें नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी का एक इम्पॉर्टेंट केस है फॉरेन जजमेंट को रिलेटेड,
और एक केस में काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो एक्सेप्शंस के एलिमेंट हैं, जैसे फ्रॉड है, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। इस केस का फैक्ट के बारे में आप बताएं। एक्चुअली इसमें हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर रिजाइडिंग इन अमेरिका और उन्होंने यूएस कोर्ट में हस्बैंड ने एक्चुअली यूएस कोर्ट में केस फाइल किया टू गेट डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ। इसमें वाइफ को कुछ पता भी नहीं था अबाउट फाइलिंग ऑफ केस, और इसमें हस्बैंड ने केस फाइल करने के बाद इस पर डिसीजन भी आ गया एक्स पार्टे, तो इसमें वाइफ को तो हर्ट किया ही नहीं गया। डिवोर्स का एक्स पार्टी डिक्री यूएस कोर्ट के द्वारा दिया गया। हाँ, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है, दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो बोथ द पार्टी शुड, नो पार्टी शुड लेफ्ट अनहर्ड जो हम कहते हैं, लेकिन इसमें वाइफ को तो कुछ पता ही नहीं था, जिसकी वजह से जो डिक्री हो गई वो एक्स पार्टे ही पास हो गई। ठीक है, तो इसमें ये केस में फिर उसके बाद हस्बैंड आया इंडिया में, उसने यहाँ पे पिटिशन फाइल की फॉर ग्रांटिंग डिवोर्स इन इंडियन कोर्ट, और उसी के साथ कॉपी लगाई जजमेंट, फॉरेन जजमेंट की यहाँ पे इंडियन कोर्ट में। इस केस में क्या जो डिवोर्स का डिक्री था वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट दिया था, या फिर वो अपने लॉ के हिसाब से दिए थे? क्योंकि विदाउट समनिंग द वाइफ ही ऑर्डर द डिक्री। हाँ वही ना, तो पहले तो नेचुरल जस्टिस यहाँ पे वायलेट हो गया, प्लस यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग इन लोग की मैरिज तो हुई थी, बट जो डिवोर्स हुआ था वो इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। यहाँ पे यूएस कोर्ट ने अपने लॉज लगा के यहाँ पे इसको डिवोर्स ग्रांट किया। फर्दर जब इंडियन कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई तो वाइफ रेज्ड एन ऑब्जेक्शन। तो इसमें ये पाया गया कि जो कोर्ट ने डिसाइड किया था फॉरेन कोर्ट ने, दैट वाज नॉट ऑन मेरिट्स, दैट वाज नॉट इन इट्स jurisdiction actually, also it was not on merits, also not in jurisdiction, also the fraud was played, actually fraud भी play किया गया था। अब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि व्हाट आर द पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी? Actually section 13 CPC is based on a broader principle of res judicata and estoppel, that is doctrine of estoppel, that once you have said something, now you cannot रिवर्स फ्रॉम योर स्टेटमेंट। तो इस पे बेस्ड है सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी कि आपने अगर फॉरेन कोर्ट में अपने कुछ एविडेंस दे दिए हैं, वहाँ पे कोई डिसीजन दे दिया है फॉरेन कोर्ट ने, नाउ इंडियन कोर्ट्स में आप सेम चीज़ को फाइल करके उस चीज़ को रिबट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है अपॉन इंडियन कोर्ट्स फॉरेन जजमेंट। इसी वजह से ये इन दो चीज़ों पे बेस्ड है। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को पसंद आया होगा ये सीरीज, और इसी लेक्चर से हम एक नए सीरीज का आगाज़ कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट लेक्चर होंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इसमें पहला टॉपिक मानसी पंत जी ने हैंडल किया फॉरेन जजमेंट पर। इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोज आते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सारे सवालों का जवाब हमारे व्यूअर्स को मिल गया होगा। धन्यवाद।